गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के हमारे इस वीडियो में बीकॉम पार्ट सेकेंड इनकम टैक्स के लिए जो क्वार्टरली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखें। ये अलाउंसेस जो हैं आपको लगभग हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे सैलरी एड में, और आपको इनके रूल्स ध्यान होने चाहिए कि ये पार्टली टैक्सेबल किस तरह से होते हैं और पार्टली टैक्स फ्री किस तरह से होते हैं। देखिए, बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि अलाउंस मिल कितना रहा है। हमें सबसे पहले जो देखना होता है वो क्या देखना होता है, अलाउंस रिसीव। सबसे पहले क्या देखना होगा, अलाउंस रिसीव। फिर लेस किया जाएगा एग्जेम्प्ट पार्ट, एग्जेम्प्ट जितना भी एग्जेम्पशन होगा वो यहाँ लिख करके, और बाकी बची जो अमाउंट है वो होगी टैक्सेबल अलाउंस। यानी किस अलाउंस को क्या लगेगा, टैक्स। एक बात विशेष ध्यान रखनी है इन बातों में कि अमाउंट जो रिसीव हुई है, चाहे एक्सपेंसेस हुई हो चाहे एक्सपेंसेस नहीं हुई हो, हमें उस बात के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है। और जो डिडक्शंस है वो डिडक्शन ध्यान रखना है कि जितना रिसीव हुआ है उससे ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं देना है। तो मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूँ वन बाय वन सारे अलाउंसेस के बाद। तो यहाँ जो सबसे पहला अलाउंस मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है बाल शिक्षण भत्ता। यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। किसी भी कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए यदि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नियोक्ता की ओर से कर्मचारी को दिया जा रहा है, एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय को दे रहा है, तो उसमें कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट करवाया जाता है। कितना हिस्सा एग्जेम्प्ट करवाया जाता है, तो यहाँ ध्यान रखने की बात है 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा और एक चीज और ध्यान रखनी है वो है अधिकतम 2 बच्चों के लिए। देखिए, मैं आपसे यहाँ विशेष ध्यान देना चाहूँगा कि नियोक्ता कर्मचारी को हो सकता है 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चों के लिए भी शिक्षण भत्ता दे रहा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें किस बात से लेना देना है, हमें इस बात से लेना देना है कि जितना भी मिला है उसमें प्रत्येक बच्चे का कितना हिस्सा है, और अधिकतम 2 बच्चों का प्रति माह 100 रुपये आप कराइए। जो मिला है वो यहाँ लिखिएगा, जो करमुक्त होता है वो यहाँ लिखिएगा, जो बची राशि उसके ऊपर कर लग जाएगा सैलरी साइड में। तो हमें ये मैक्सिमम लिमिट क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इसको हाथों हाथ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, और सुनिएगा। आपको नियोक्ता द्वारा ₹900 प्रति माह शिक्षा भत्ता 3 बच्चों के लिए दिया। ऐसा प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है कि 900 रुपए प्रति माह शिक्षण भत्ता कितने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए। 3 बच्चों के लिए कुल मिला करके 900 रुपए मिल रहे हैं। तो आप ध्यान दें यहाँ पर कि प्रत्येक बच्चे के लिए कितने रुपए हो गए, 300। हमें इससे लेना देना नहीं है वास्तव में। तो 900 रुपये प्रति माह मिल रहा है 3 बच्चों के लिए। आप यहाँ अमाउंट रिसीव्ड में क्या दिखाएंगे, 900
गुणा 12 यानी 10,008। अब एग्जेम्पशन वाली अगर मैं बात यहाँ पर आपसे करूँ तो एग्जेम्पशन है 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, तो 100 रुपये और प्रति माह का 12 माह और 12 मंथ लिख दीजिएगा और 2 चिल्ड्रन लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर होता है 12 दो 2400 रुपये, तो यहाँ 2400 रुपये आप जैसे ही बताएंगे आपकी एग्जेम्पशन राशि जो है करके और टैक्सेबल राशि 8,400 रुपये रिसीव, वो आपकी टैक्सेबल राशि हो जाएगी। रिसीव 10,800 किया है, 2,400 पर आपको टैक्स नहीं देना है और बाकी बचे हुए 8,400 पर आपको टैक्स देना है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ अगर लिखा हुआ है 240 रुपये प्रति माह शिक्षा भत्ता 3 बच्चों के लिए दिया गया, तो यहाँ तो आएगा 240 मल्टीपल बाय 12 12 4 2880 रुपये रिसीव। अब यहाँ एग्जेम्पशन कराते हुए देखें, हमें ये नहीं है कि इसको रट लेना है, तो यही लिखना है ना, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। मैंने आपसे कहा मिलना भी तो चाहिए, यहाँ 240 रुपये 3 बच्चों को मिल रहे हैं, तो मिल ही कितना रहा है 80 रुपये। तो क्या 80 रुपये मिलने पर आप एग्जेम्पशन 100 रुपये के ले सकते हैं क्या एक बच्चे पर? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 80 रुपये के हिसाब से 2 बच्चों की एग्जेम्पशन लेंगे और 12 मंथ के लिए और 2 चाइल्ड्स के लिए। और यहाँ देखें 12 24 8 144 1440 रुपये आप कर देंगे। ऊपर कैलकुलेशन और लिखिएगा, आप ये 24 है तो 960 आना चाहिए। 12 2 24 24 चौक 96 तो 96 और 96 हो गया 1920। तो यहाँ 960 ये कैसे होगा? तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि आपको ये मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, अधिकतम 2 बच्चों के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे के हिसाब से कर सकती है, परंतु मिलना भी तो 100 रुपये से ज़्यादा चाहिए। ये थोड़ा 10 रुपये मिल रहा है 100 रुपये कर तो करा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। मिलने से ज़्यादा राशि तो एग्जेप्ट हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ जो है वार्षिक क्षमता आपको अक्सर बच्चों में देखने को मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आपको देखना। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ इसका। इसके बाद जो हम दूसरा अलाउंस देखते हैं वो अलाउंस है हॉस्टल अलाउंस, जिसे बोलते हैं हिंदी में हॉस्टल भत्ता ही लिख दीजिए आप, हॉस्टल भत्ता। यदि कर्मचारी के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो हो सकता है कि नियोक्ता कर्मचारी को हॉस्टल भत्ता भी प्रदान करता आपको। यहाँ भी ध्यान रखेंगे, अधिकतम शब्द लिख देते हैं यहाँ, और यहाँ भी हम अधिकतम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतम 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे, यानी 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के मैक्सिमम क्या हो सकते हैं एग्जेम्प्ट। यहाँ मिलने 300 से ज़्यादा चाहिए, 300 से कम मिलेंगे तो वही एग्जेम्पशन होगी। और फिर यहाँ पर भी एक बात और ध्यान रखना है, अधिकतम कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। यहाँ भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि ये भी मैक्सिमम कितने चाइल्ड्स के लिए? 2 चाइल्ड्स के लिए एग्जेम्प्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा चाइल्ड्स के लिए एग्जेम्प्ट नहीं है। इसके बाद आता है परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस।
ट्रांसपोर्टेशन के कर्मचारियों के ध्यान में क्या यहाँ ये चीज विशेष है कि यदि ट्रांसपोर्टेशन व्यवसाय में कोई कर्मचारी है और नियोक्ता उसे क्या दे रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है। आप देखते हैं जनरली कि ट्रक का जो ड्राइवर होता है या जो कंडक्टर तलाशी होता है या सब्स्टिट्यूट होता है, वह कई दिनों तक घर नहीं आता है और वह लंबी लंबी दूरियां तय करता है 20-20 दिन तक। तो निश्चित रूप से उन्हें 20 दिन का जो है अलाउंस भी मिलना चाहिए, खर्चा पानी भी मिलना चाहिए। तो उसे कहते हैं हम क्या, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 70% ऑफ allowance received or 10,000 per month, whichever is less is the exempt। ध्यान देंगे यहाँ पर 70% ऑफ द अलाउंस, जो अलाउंस मिल रहा है उसका 70% या 10,000 प्रति माह, जो भी दोनों में से क्या हो कम हो वही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ भी आप देखेंगे सबसे पहले रिसीव कितना हुआ है, रिसीव होने के बाद आप उसका 70% करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे पर मंथ 10,000 से, और कंपेयर करने के बाद जो आपकी अमाउंट आती है उसका एग्जेम्पशन दे करके बाकी की अमाउंट को क्या करेंगे, टैक्सेबल करवाएंगे। यहाँ ध्यान देना है, जितना रिसीव हो रहा है उसका 70% करिए, कंपेयर करिए 10,000 रुपये पर मंथ से, कंपेयर करने के बाद फिर आप चेक कीजिए कि जो रिसीव हुआ है उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट दोनों में से जो कम है वो निकालिए, बाकी की राशि क्या हो जाएगी, टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगी। इसके बाद जो आगे हम बात करें वह बात करें गवर्नमेंट सर्विस। जिसे हम परिवहन भत्ता बोल सकते हैं या उसे हम बोल सकते हैं यात्रा भत्ता। क्या बोल सकते हैं इसे हम, यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता से मीनिंग क्या है, यात्रा भत्ता का मतलब होता है कि यदि कर्मचारी जो है वह यात्रा करता है तो उसे यह भत्ता दिया जाए। अब हम ध्यान दें यहाँ पर, ये जो यात्रा भत्ता है ये अगर हम किसमें ले रहे हैं, इस फॉर्मेट वाले में ले रहे हैं, तो पहले जो था इसमें एक नियम था कि 1600 रुपये प्रति माह जो था वह घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए एग्जेम्प्ट था यह भत्ता, और अब हम कहें तो यह भत्ता क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, बिल्कुल ही क्या हो चुका है, समाप्त कर दिया गया है। इसको घर से ऑफिस व ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसकी जो कर मुक्ति है वो समाप्त कर दी गई है। अब ये नहीं है कि ये भत्ता नहीं मिलेगा, मिलेगा परंतु पूर्ण से क्या होगा, प्रयोग्य में आ जाएगा। इसके बाद हम देखें, नेक्स्ट है जनजाति क्षेत्र भत्ता। जनजाति क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस। और ट्राइबल एरिया अलाउंस जो है वो 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। क्या करना है इसमें, 200 रुपये प्रति माह तक ट्राइबल एरिया कर मुक्त है। यहाँ तो विशेष ध्यान देना है कि राजस्थान ट्राइबल एरिया के लिए नोटिफाइड नहीं है। आपको ध्यान देना है उन्हीं ट्राइबल एरिया के बारे में जो नोटिफाइड है
से यूपी, एमपी और बिहार, और इनसे तीनों अलग हुए जिले। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है, ट्राइबल एरिया में माने जाते हैं। राजस्थान को ट्राइबल एरिया नहीं माना गया है, इसलिए ट्राइबल एरिया नाम से यदि राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिलता है तो पूरा का पूरा क्या है, कर योग्य है। अगर राजस्थान में सेवाएं दे रहा है, अगर सेवाएं वहाँ दे रहा है तो बिल्कुल आप 200 रुपये प्रति माह तक क्या कर सकते हो, उसे कर मुक्त करवा सकते हो। ट्राइबल एरिया का इम्पोर्टेंट है, ध्यान ये रखना है कि राजस्थान ट्राइबल एरिया में नहीं आ रहा है। मैं आपको उनको थोड़ा सा आज वेकेशन के रूप में दिखा देता हूँ ताकि आप उनका ध्यान रखें। ये सारे करते हैं और आगे चले। इसके बाद जो आता है वह आता है अंडरग्राउंड खनन क्षेत्र भत्ता। अंडरग्राउंड एरिया अलाउ। ध्यान दें आप, खनन क्षेत्र से मतलब क्या, जहाँ माइनिंग का काम होता है, जहाँ तक कोल माइनिंग है, जहाँ पर आपको पत्थरों की माइनिंग नजर आती है, उसमें अंडरग्राउंड में जाकर के कार्य करते हैं तो वो टिपिकल स्थितियाँ होती है। इसलिए 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। कितने रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है? 800 रुपये प्रति माह तक यह भत्ता क्या है, कर मुक्त है। इससे ज्यादा राशि मिलेगी तो वह कर योग्य है, वो है बिल्कुल उसी तरह से कि रिसीव जितना हो रहा है उस रिसीव में से पेंशन जितनी हो रही है बताया और मैंने एक्सेबल। तो ये मैंने 6 भत्तों के बारे में बताया। आगे चले हम इसमें, तो इसमें जो अगला भत्ता आता है वो आता है हिल एरिया अलाउंस। नेक्स्ट जो भत्ता है वह कौन सा है, हिल एरिया अलाउंस, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता या पर्वतीय क्षेत्र भत्ते के बारे में। तो यहाँ ध्यान दें, नंबर 7 पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, हिल एरिया अलाउंस। देखिएगा, हिल एरिया में भी आप देखेंगे कि कुछ पर्वतीय क्षेत्र तो बहुत ऊपर होते हैं और कुछ पर्वतीय क्षेत्र थोड़ा नीचे होते हैं। तो इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 3 भागों में। समुद्र तल से 1000 फीट और समुद्र तल से 9000 फीट और समुद्र तल से फिट न देकर के जम्मू कश्मीर का सियाचिन एरिया, अभी हिंदू वगैरह चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं वहां पर, तो सियाचिन एरिया, इसको JNK का न कहकर के लद्दाख का भी कह सकता हूँ मैं, सियाचिन एरिया ये है जाकर के बहुत हैवी लिमिट हो जाती है। तो यहाँ तो 300 रुपये पर मंथ, और अगर एरिया 9000 फीट या उसके ऊपर है तो 800 रुपये पर मंथ। और अगर एरिया कितना है, सियाचिन में है, बहुत टिपिकल स्थिति होती है वहाँ जीने की, इसलिए वहाँ ज़्यादा लगता है, एग्जाम्प्ट होता है। एग्जाम्प्ट का मतलब मिलना भी तो चाहिए। 6000 मिल रहा है तो पूरा कर मुक्त है, 8000 मिल रहा है तो 7000 कर मुक्त, 1000 कर योग्य हो जाएगा। यह है, आपको ध्यान रखना है। 1000 फीट अगर आप पहुँच जाते हैं, उससे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ही स्टार्ट होता है से अधिक, या 9000 से अधिक। और तीसरा तो बहुत क्लियर कट है, जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर पर यदि कोई सेवाएं दे रहे हैं और नियमता से उसको भत्ता प्राप्त हो रहा है तो 7000 रुपये प्रति माह तक क्या होगा, वह है कर मुक्त होगा। ताकि कर मुक्त, ये इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान दें। तो ये होता है पर्वतीय क्षेत्र भत्ता। पर्वतीय क्षेत्र भत्ते के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस।
जिसे हम ये बोलेंगे कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति। कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता यानी कंपनसेटरी फील्ड एरिया कंपनसेटरी फील्ड एरिया अगर अलाउंस है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस क्या होता है अगर जाने। तो देखिए बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में अगर आप असम की तरफ जाते हैं, मेघालय की तरफ जाते हैं और वहाँ बॉर्डर्स की स्थिति देखते हैं तो कई बार टीवी में बताया गया है कि यहाँ जीना बहुत कठिन है। तरह तरह के जंगलों में जो है वह जानवर होते हैं और इस तरह की मक्खियाँ या इस तरह के मच्छर वगैरह होते हैं जो काट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में गिर जाते हैं। तो ऐसे एरिया में सर्विस करना बहुत ज़्यादा टिपिकल काम है। तो ऐसा एरिया कहलाता है कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ते में आता है। कैसे आता है? आपका कार्य क्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ आपको किसकी आवश्यकता है? क्षतिपूर्ति की, यानी फील्ड में जा रहे हैं आपको तो उसमें जितना आपका शारीरिक नुकसान हो रहा है या जितनी टिपिकल स्थितियों में आप नौकरी कर रहे हैं उसके बदले में आपको क्या दिया जा रहा है? कंपनसेशन दिया जा रहा है और वही कंपनसेटरी भत्ता होता है 2600 रुपए प्रति माह। तक क्या होता है कर्म, हमें वो कहेगा कि ये जो सर्विस कर रहा है वह ऐसे एरिया में कर रहा है। हमारे को सपना नहीं आएगा वहाँ पर कि कैसे एरिया में सर्विस कर रहा है, हमें वो कहेगा कि इसे कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस जो मिल रहा है वो किस स्थिति में मिलता है जब आप ऐसे जगह सर्विस करते हैं 2600 रुपये प्रति माह तक कर। अब सुनिए, आपने देखा जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे उन एरियाज में भी सुविधाएं डेवलप होती चली गई। तो जो है इसे कहेंगे संशोधित, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, संशोधित कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता यानी मॉडिफाइड कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया ये जो क्षेत्र थे इन क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए जो इजी गोइंग हो गए सेवा करने के लिए। अब इजी गोइंग हो गए पर उतने इजी गोइंग नहीं हुए तो यहाँ पर अगर ये करमुक्ति थी उसको क्या करनी थी? रिड्यूस कर दी। जैसे एरिया मॉडिफाइड हो गया तो वहाँ सुविधाएं क्या हो गई, थोड़ी डेवलप हो गई तो परेशानियाँ कम। जैसे परेशानियाँ कम तो आपकी करमुक्ति भी क्या हो जाएगी? कम। याद रखने का तरीका है 1000 पर मंथ प्रति माह तक क्या है ये करमुक्त है अगर मॉडिफाइड फील्ड एरिया है तो, और अगर केवल कंपनसेटेड फील्ड एरिया है तो 2600 रुपये पर तो वो माइनस का अंतर है, आपको ध्यान रखना हो। इसके बाद बात करें अपन उपद्रव नियंत्रण क्षेत्र भत्ता। उपद्रव नियंत्रण क्षेत्र भत्ता, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया अलाउंस। आप देखते हैं जनरली बोडो उग्रवादी है, असम के जो लिखते हैं, श्रीलंका में लिखते हैं, इस तरह के जो उग्रवादी एरियाज है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर वनांचल में है, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में है, उनमें भी जो है वो आतंकवादी उग्रवादी जो संगठन है वो उग्रवादी संगठन के वहाँ अगर आपका क्या उपद्रव होता ही रहता है वहाँ पर, कभी बम फूट गया, कभी क्या हो गया, कभी गोलीबारी हो गई, तो ऐसे क्षेत्र में यदि सेवाएं दी जा रही है कर्मचारी को तो उसे उपद्रव नियंत्रण क्षेत्र भत्ता भी क्या हो सकता है? प्राप्त हो सकता है। यदि उपद्रव नियंत्रण क्षेत्र भत्ता प्राप्त हो रहा है तो वह 39, देखो यहाँ ध्यान देना है, 30 दिवस से अधिक आप यदि सेवा दे रहे हैं
मुझको 3900 रुपये पर मंथ क्या होगा, कर मुक्त होगा। अगर आप 30 दिनों से कम सेवाएं दे रहे हैं तो यहाँ कर मुक्ति आपको नहीं मिलेगी, यानी एटलीस्ट को 1 महीने वहां पर रहना चाहिए। अगर 1 महीने रह गया उसे ये भत्ता मिला तो मिला तो 3900 रुपये तक क्या हो जाएगी, कर मुक्ति हो जाएगी, बाकी सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह है हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस, उच्च दबाव क्षेत्र भत्ता, हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस। देखिए हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस में आप थोड़ा सा दिमाग में ध्यान दें कि ऐसा जहाँ पर आपको प्रेशर हो जाता है और काम करने में सांस फूलने लगती है, दमे की शिकायत आने लग जाती है, काफ़ी ऊपर जाने पर वहाँ सेवाएं दे रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कुछ कमी है, तो वह कहलाता है उच्च दबाव क्षेत्र भत्ता। देखिए 9000 से 15000 फीट की ऊंचाई है अगर, और 15000 से अधिक की ऊंचाई है तो यहाँ यह भत्ता 1060 रुपये और 1600 रुपये, 1060 रुपये पर मंथ और यह 1600 रुपये पर। यह कर मुक्ति आपको क्या होगी, इसके बाद अगर बात करें तो हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, अत्यधिक सक्रिय कह सकते हैं इसे, क्रियाशील क्षेत्र भत्ता। कुछ और नाम से भी आ सकता है, आप लोग बदल करके आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें, क्रियाशील क्षेत्र भत्ता, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। यह जो भत्ता है अत्यधिक क्रियाशील क्षेत्र से मीनिंग क्या, अत्यधिक क्रियाशील क्षेत्र में मतलब झगड़े होते रहते हैं, इस तरह की स्थिति अगर होती है तो वहाँ 4200 रुपये पर मंथ, बहुत टिपिकल स्थितियाँ हैं, 4200 रुपये पर मंथ तक क्या होगी, कर मुक्ति आपको वहाँ। इससे ऊपर अगर जाता है अमाउंट तो वह क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या क्या बचा है तो हम आगे जानते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या आप देख रहे हैं, एक बार नहीं आपके पास पूरा जो है खाका तैयार हो रहा है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए आप बहुत ही जल्दी से इसको समझें। तो अब जो नेक्स्ट भत्ता है, ये सब भत्ते वो है जो पार्टली टैक्सेबल है। देखें आप हम टैक्स फ्री पार्ट को हटा रहे हैं और टैक्सेबल पार्ट पर ही टैक्स लगा रहे हैं। तो यहाँ जो अगला भत्ता है उच्च दबाव दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र भत्ता। दूरस्थ को लोग कह सकते हैं रिमोट और दुर्गम को कह सकते हैं डिफिकल्ट, रिमोट और डिफिकल्ट। ये 12 नंबर का पॉइंट आ गया आपका एरिया अलाउंस। यहाँ देखिए आप इनको श्रेणियों में बांटा गया है, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 श्रेणियां हैं। स्टार्ट हो जाए यहाँ 200 रुपये, 300 रुपये, सॉरी उल्टा हो गया ये श्रेणी यानी टॉप क्वालिटी का दूरस्थ क्षेत्र है तो यहाँ से स्टार्ट करें 200 रुपये, 300 रुपये, 750 रुपये, 1050 और 1100, 1050 और 1100 और 1300 याद हो जाएगा। क्यों चलेंगे तो भी याद हो जाएगा। सबसे
सबसे ज़्यादा ए में 1300, फिर 200 कम 1100, फिर 1050, फिर 750, 300 और 200। जिस तरह का भी एरिया आपको दिया हो रहा है ए बी सी डी ई एफ, उसी तरह आप उसको क्या करा देंगे, कर मुक्ति करा देंगे, बाकी को क्या करा देंगे, टैक्सेबल करवा देंगे। तो यहाँ यह होता है दूरस्थ क्षेत्र वर्षा, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस या रिमोट एरिया अलाउंस, नॉट ट्राइबल, ट्राइबल अलग है, रिमोट अलग। इसके बाद आता है आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। आइलैंड ड्यूटी द्वीप नियुक्ति, द्वीप नियुक्ति भत्ता, आइलैंड ड्यूटी द्वीप नियुक्ति भत्ता, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस क्या कहता है भाई, यदि आइलैंड पर अगर किसी प्रकार की सर्विस कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी आप जानते हैं आइलैंड पर में किसी प्रकार का कोई सुनामी है, किसी प्रकार का कोई जल प्रभाव है, तो इस तरह की समस्याएं वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 3250 रुपए पर मंथ एग्जाम होगा, तक एग्जाम उससे ऊपर अगर मिल रहा है तो पूरा क्या होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास पत्र है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। 13 के बाद नंबर 14, और स्पेशली इस तरह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा इसको विशेष तरह से सोचना है, विशेष तरह से देखना है। वह है मनोरंजन भत्ता। क्या होता है मनोरंजन भत्ता? एंटरटेनमेंट के लिए यदि एंटरटेनमेंट अलाउंस, यदि एंटरटेनमेंट के लिए किसी प्रकार का भत्ता दिया जा रहा है तो वह एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा। सर्वप्रथम समस्त राशि कर योग्य करा देंगे। यानी सबसे पहले तो आपको इस तरह से नहीं लेना है, इसको दूसरे तरीके से लेना है। टैक्सेबल के रूप में आप इसे क्या कर लें, पूरा का पूरा टैक्सेबल करवा दें। फिर जब टोटल सैलरी इनकम आ जाए आपकी में से आपको 16(2) में इसकी छूट देनी है। जो नीचे आर्टिकल आएगा वो कौन सा आएगा? 16(2) में के तहत जैसे आप देखें सारी इनकम निकालने के बाद आप डिडक्शन दे रहे हैं। मैं डिडक्शन, इसकी डिडक्शन मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं। एग्जेम्पशन यहाँ होती है, डिडक्शन अलग चीज है। डिडक्शन जाके मिलेगी लास्ट में। डिडक्शन किस तरह से? सारे हेड को टोटल कर लिया, सैलरी हेड को, लास्ट में आपने डिडक्शन घटा दी 16(2) के नाम से। किसके? एंटरटेनमेंट नाम से। किनको मिलती है? केवल केंद्र सरकार व राज्य सरकार के कर्मी, यानी कर्मचारी कौन से होने चाहिए? केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी। देखो मिल सबको सकती है, सबको मिलेगी, टैक्सेबल हो जाएगी। फिर कर मुक्ति यानी डिडक्शन, यानी इसे हम कहेंगे कटौती, नॉट कर मुक्ति, कटौती। कटौती तो मिलेगी वो केवल और केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी। कितनी मिलेगी? तो विच एवर इज लेस। कैसे? नंबर 1 एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, वो भी मिला है। दूसरा 20% ऑफ बेसिक पे, इसे हम 1/5 ऑफ बेसिक पे भी कह सकते हैं क्योंकि 20% 150 होता है। और थर्ड 5000 रुपीज पर एनम, जो कहते हैं चाहे पर एनम ना लगाएं, 5000 रुपए पर एनम इसलिए ना लगाएं क्योंकि ये मंथली अगर मिलता है। कई बार क्या होता है, मंथली देके एक ही बार में एंटरटेनमेंट करा दिया जाता है, तो पर एनम में तो फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको 5000 रुपए अधिकतम ही लिखना है।
जैसे एक ही बार दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस तो भी 5000 तक की रिडक्शन मिलेगी। और विच एवर इज लेस, जो भी तीनों में से कम है उसको आप कैलकुलेट करके घटाएंगे, लास्ट में डिडक्शन करेंगे, कटौती करेंगे 16 में। केवल किसके लिए? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। बाकी के लिए इसकी कटौती कतई नहीं मिलेगी। यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना हो। तो यहाँ तक हमने आपको 14 भत्ते बताए। 14 भत्ते में पार्टली टैक्सेबल सारे भत्ते हैं। कैसे करना है कैलकुलेशन? 13 भत्तों में मैंने आपको कैलकुलेशन उस तरह से बताया है। 14 भत्ता मैंने आपको बिल्कुल अलग बताया, नाम भत्ते से ही कहलाएगा, परंतु इसके अंदर करमुक्ति ना मिल करके कटौती मिलती है, तो कटौती इस तरह से मिलती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा क्या होगा? अलाउंस के बारे में होगा।